हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनी सी एस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में बायोलॉजी का चैप्टर वाइज टॉपिक को देखेंगे, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के 100 प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम केमिस्ट्री का जो है चैप्टर को सॉल्व कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये दोस्तों, जो बिहार दरोगा और सचिवालय सहायक सचिवालय सहायक के लिए आने वाले बिहार दरोगा के लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है दोस्तों। अगर इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न सही से नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम इस क्रम में देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और तरल अणु में टूटते हैं? तो इसे हम पाचन कहते हैं। पाचन की प्रक्रिया में जो है जटिल कार्बनिक अणु, छोटे छोटे अणु जो है एंजाइम की सहायता से टूटते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? तो आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ, ये जो है दोनों जो है पाचन तंत्र का भाग है दोस्तों। अगला प्रश्न, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य में आहार नाल की लंबाई जो है दोस्तों ये 9 मीटर होती है। और सबसे लंबा जो है छोटी आंत की लंबाई होती है लगभग 6 मीटर के लगभग में जो है छोटी आंत की लंबाई होती है। आहार नाल में सबसे लंबा जो भाग है वो छोटी आंत की है। मनुष्य में आहार नाल डाय से शुरू होती हैं और गुद्दा में समाप्त हो जाती हैं। तो ये मनुष्य में जो है आहार नाल दोस्तों ये मुख से चालू होते हैं और गुर्दा में अंश में समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में आहार नाल का भाग है? तो मनुष्य में आहार नाल का भाग जो दोस्तों मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय, इसका छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, इतने जो है ये सभी जो है मनुष्य का आहार नाल का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं होता है? तो ये रस संवेदी ग्राही जो है दोस्तों ये हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं होता है। बाकी ये जीव, दांत और एपिग्लोटिस ये जो है मुख गुहा में जो है उपस्थित होता है। और ये संवेदी संग्राही जो दोस्तों ये मुख गुहा में उपस्थित नहीं होता है। ये जो है स्वाद जीव के ऊपर उपस्थित होता है, जीव के ऊपर उपस्थित होता है जो स्वाद लेने में हमको सहायता करता है। अगला प्रश्न, जीव के किस भाग में मीठे स्वाद का पता चलता है? तो जीव का जो है दोस्तों ये अग्रभाग, आगे वाला जो भाग है ये इसमें जो है मीठे स्वाद का पता लगता है। तो इसे एपेक्स कहते हैं। अग्रभाग में जो है मीठे स्वाद का पता चलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा जूम कर लेते हैं 1 मिनट। मनुष्य के दांत होते हैं। तो मनुष्य के दांत जो है थैंकोडोंट, डाइफोडोंट और हेंट्रोडोंट, इन सभी प्रकार के जो है मनुष्य का दांत होते हैं। मनुष्य का दांत जो है इन सभी प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, अगर सोनू के पास दूध के दांत है तो उनकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो दूध के दांत जो है दोस्तों ये 20 होता है। उसके बाद जो है 12 दांत जो है दोस्तों ये 18 वर्ष के बाद जो है निकलता है। सॉरी दोस्तों, 18 वर्ष के बाद नहीं, दूध दांत टूटने के बाद जो है 12 दांत निकलता है। टोटल 32 दांत हो जाता है, जिसमें दूध की दांत जो है 20 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा है, इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। एक वयस्क व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो ये जो अस्थायी दांत होते हैं ये जो है बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि अस्थायी दांत नहीं होता है मनुष्य में। अस्थायी दांत होते हैं, परमानेंट दांत होते हैं। उसके बाद संख्या में 32 हो सकते हैं। 20 दांत जो है दोस्तों ये परमानेंट दांत होता है। उसके बाद डेंट्रोडोंट होते हैं, हेंट्रोडोंट होता है। अगला प्रश्न है, तो इसके विषय में जो है दोस्तों ये कथन गलत है, बाकी सब सही है। मनुष्य में जो है अस्थायी दांत होते हैं, परमानेंट दांत होते हैं, इसकी संख्या 32 हो सकती है और ये डेंट्रोडोंट होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य
सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं। दूध के दांत में अनुपस्थित होते हैं, तो दूध के दांत में याद रखिएगा, दूध के दांत में जो है अग्रचौर्णक, प्रीमोलर जो है अनुपस्थिति होते हैं। इसमें जो है मोलर जो है 20 होते हैं दोस्तों। दूध के दांत मोलर जो है 20 होते हैं और प्रीमोलर जो है प्रीमोलर 32, जिसमें जो है 12 जो है दोस्तों ये अनुपस्थित रहता है। तो ये दूध के दांत में अनुपस्थित होते हैं, तो ये दूध के दांत में जो है ये अग्रचौर्णक जो 12 जो है ये अनुपस्थित रहता है दूध के दांत में। यदि दंत सूत्र इंसाइजर 2/2, सेजर 1/1, प्रीमोलर 2/2 और मोलर 3/3 है, तो मनुष्य के कुल कृदंत दांत इंसाइजर दांतों की संख्या क्या होगी? तो इसके फार्मूला में जो है इंसाइजर 2/2 जो है ये 4 × 2 हो जाएगा। उसके बाद सीजर जो है ये सीजर जो है 2 × 2 हो जाएगा। उसके बाद इंसाइजर जो है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, प्रीमोलर है, प्रीमोलर 4 × 2 हो जाएगा। उसके बाद मोलर जो है 6 × 2 हो जाएगा। तो ये 4 जो हुआ दोस्तों, ये 2 कटता नहीं है, बल्कि ये जुट जाता है, उसका 2 गुना हो जाता है। ये भी कटता नहीं है, जुट जाने का 2 गुना हो जाता है। ये भी जुट जाने के बाद 2 गुना होता है। तो इसमें पूछ रहा है जो इंसाइजर कितना है, तो इंसाइजर की दांतों की संख्या दोस्तों, इंसाइजर जो दांत की संख्या है वो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। इंसाइजर दांतों की संख्या 4 दूनी 8। तो इस तरह इसका आंसर जो है सी हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, मनुष्य में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलती है? तो ये पूरे जीवन काल में जो है दोस्तों दांत, ये 12 दांत जो है केवल एक ही बार निकलती हैं। पूरे जीवन काल में 12 दांत जो है केवल एक बार निकलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोफायोडेंट है? तो ये अकल की दांत जो है दोस्तों, अकल की दांत, तो ये मोनोफायोडेंट दांत हैं। ये पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलती हैं। अकल की दांत, अकल की दांत जो है पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलती है। अकल की दांत 12 जो है निकलने का 4 जो है ये 8 जो है ये प्रीमोलर हो गया, और इसका 4 ये जो है ये जिसको चौ दांत जो बोलते हैं, ये 18 वर्ष के बाद निकलते हैं। इसे ही हम अकल की दांत कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मोनोफायोडेंट है? तो ये अकल की दांत जो कि 18 वर्ष के बाद ही निकलती हैं। ये 4 पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलती हैं। अगला प्रश्न, सामान्यतः अकल की दांत निकलती हैं, तो ये 18 वर्ष के बाद ही अकल की दांत निकलती हैं, जिसे चौ वाला दांत विजडम टीथ भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दांत का भाग्य है? निम्नलिखित में से कौन सा दांत का भाग है? तो शिखर, ग्रीवा और जड़, ये सभी जो है दांत का भाग है दोस्तों। ये वाला जो पार्ट देखिएगा, ये व्हाइट वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये क्राउन के अंतर्गत आता है। क्राउन जिसे हम शिखर कहते हैं। उसका ये नेक जो है, ये दांत के अंदर वाला जो ये भाग होता है जिसमें सेल होता है, ये सब कोशिका, ये जो है ग्रीवा निक कहते हैं। और इस भाग को जो है ये मांसपेशिया के अंदर वाला ये भाग जो है, इसे ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक इसको रूट कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा दांत का भाग है? तो शिखर, ग्रीवा, जड़, इनमें सभी जो है दांत का भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकलता है क्या कहलाता है? तो मसूड़ों के ऊपर जो निकलता है दोस्तों, इसे हम क्राउन कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्राउन, मसूड़ों के जो ऊपर जो निकला हुआ है, मसूड़ों के ऊपर ये व्हाइट वाला जो भाग है, यही क्राउन है, इसी को ही शिखर कहते हैं। अगला प्रश्न है, ये 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मज्जू गुहा या पल्प कैविटी जो है कहते हैं। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है, उसे हम मज्जू गुहा या पल्प कैविटी कहते हैं। इस भाग को दोस्तों देखिएगा, मज्जू गुहा पल्प कैविटी जो कहते हैं, ये वाला जो रूट वाला जो भाग है, ये इसको जो है पल्प कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्प कैविटी। अगला प्रश्न है, हमारे दांत के अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग के पदार्थ का बना होता है।
इसे क्या कहते हैं? तो ये एनामेल के कारण जो है हमारे दांत का दोस्तों भाग जो है, सॉरी दोस्तों, डेंटाइन होगा यहाँ पे। फिर से एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग का बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन का जो भाग है दोस्तों ये हल्के पीले रंग का बना होता है। अगला प्रश्न, दांत के संवेदी स्तर से सुरक्षा प्रदान करता है और दांत को चमकीला बनाकर रखता है, तो इसे हम एनामेल कहते हैं। ये एनामेल के कारण ही हमारा दांत चमकीला बना रहता है और ये दांत की सुरक्षा प्रदान करता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, एक मिनट। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? तो ये एनामेल जो है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक है। तो मानव शरीर का अगर सबसे कठोर उत्तक पूछेगा तो ये हड्डी हो जाएगा, और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग तो वो एनामेल हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारे दांत का एनामेल और डेंटाइन मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो हमारे दांत का एनामेल और डेंटाइन मुख्य रूप से जो है दोस्तों ये कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, विभिन्न प्रकार के दांत और उसके कार्य के संबंध में कौन सा सही है? तो कृदंत काटना इसका काम है। कृदंत दांत का जो है इंसाइजर दांत का नाम दांत दोस्तों, इंसाइजर का काम है कटिंग करना दांत का, और रत्नक का काम है चीरना फाड़ना। जिस रत्नक का जो दांत है जो ये निकली आकार का बना होता है दोस्तों, जैसे ईख को अगर हम फाड़ते हैं तो उसमें रत्नक का काम आता है, और चवर्णक जो पीसना चबाते हैं जो दोस्तों चवर्णक, ये पीसना काम है। तो इनमें सभी जो है दांत और उसके कार्य से संबंधित सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, मुख गुहा एक छोटी डैश में खुलती है और जो कि वायु एवं भोजन दोनों की पथ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वायु और भोजन दोनों की पथ है, तो ये फ्रेनिक्स जो है दोस्तों, ये फ्रेनिक्स ग्रासनी जो वायु और भोजन दोनों का यहाँ पे से सांस लेते हैं तो दोस्तों यहीं पे फ्रेनिक्स पे यहाँ पे आता है, और खाना खाने के बाद भी ये यहीं पे आता है। तो दोनों जो एक जगह मिलता है तो इसे ही ग्रासनी फ्रेनिक्स कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, खाना खाते वक्त बोला जाता है जो बात नहीं करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सांस लेने वाला और खाने वाला जो है एक ही जगह रहता है, फ्रेनिक्स, जिसे ग्रासनी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन को निगलते समय श्वास नली में जाने से रोकती है। तो ये एपिग्लोटिस जो है दोस्तों, ये भोजन को निगलते समय श्वास नली में जाने से रोकती है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी है? तो हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती? तो आहार नाल के जो है ग्रास नली में जो है दोस्तों ये कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। यहाँ पे जो है भोजन का जो है क्रमानुकुंचन होता है। ग्रास नली में जो है दोस्तों क्रमानुकुंचन होता है। जैसे इस तरह जो है यहाँ पे भोजन फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, तो यहाँ पे क्रमानुकुंचन होता है। ग्रास नली में क्रमानुकुंचन होता है आहार नाल के ग्रास नली में। यहाँ पे भोजन का कोई काम नहीं, पाचन का कोई काम नहीं होता है। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, बोलस का ग्रास नली में पहुँचने ही इसके दीवारों पर शीतलन या फैलाव शुरू हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्रमानुकुंचन कहते हैं। अभी जो बोले थे, बोलस का ग्रास नली में पहुँचते ही इसके दीवारों पर शीतलन और फैलाव जो होता है, इस तरह शीतलन फिर फैलेगा सिकुड़ेगा फैलेगा, तो इसे हम क्रमानुकुंचन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जो आमाशय उदर गुहाएं बाईं ओर स्थित होती हैं, यह अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा दिखता है? तो आमाशय जो है दोस्तों ये देखिए, ये जे आकार का दिखने में लगता है, तो इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, जे। आमाशय जो है ये जे ऐसे दिखता है, इस तरह दिखता है, तो ये जे आकार में दिखता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नज़दीक है? तो ये पायरेलिक भाग जो है दोस्तों, ये आमाशय भाग के छोटी आंत के
सबसे नज़दीक है पैरेलिक भाग। पैरेलिक भाग जो है छोटी आंत के सबसे नज़दीक का भाग है पैरेलिक भाग। अगला प्रश्न देखते हैं, जठर ग्रंथि संबंधित है, तो जठर ग्रंथि जो है अमाशय से संबंधित है। जठर ग्रंथि अमाशय से संबंधित है, यहाँ पे जो है जठर रस का उत्पादन होता है जठर ग्रंथि से। अगला प्रश्न, जठर ग्रंथि स्त्रावित करते हैं, तो जठर ग्रंथि जो है जठर रस ग्लास्टिक जूस को जो है स्त्रावित करते हैं। जठर रस के संदर्भ में कौन सा असत्य है, तो ये अम्लीय प्रकृति होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये क्षारीय प्रकृति होते हैं, ये गलत है। ये हल्के पीले रंग के होते हैं, ये भी सही है जठर रस के बारे में। और इसका पीएच जो है 1.2 से 3.0 होता है वैल्यू, इसका पीएच वैल्यू। तो इस तरह जो है ए और सी और डी सही है, और बाकी जो है डी ई ये बी गलत है। तो इस तरह इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जठर रस का मिश्रण होता है, तो जठर रस का मिश्रण ये प्रोरेनिन होता है। जठर रस के मिश्रण में जो है प्रोरेनिन होता है। एक मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। इसका जठर रस का मिश्रण होता है, तो जठर रस के मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोज और प्रोरेनिन ये सभी होता है दोस्तों। इस तरह इसका आंसर जो है ये डी हो जाएगा। यहाँ पे पेप्सिनोजन जो है दोस्तों, ये पेप्सिन जिसे एक्टिव कहते हैं, यहाँ पेप्सिन एक्टिव होता है और प्री पेप्सिनोजन जो है इनएक्टिव होता है। और प्रेनिन में जो है ये रेनिन एक्टिव होता है और ये प्रेनिन जो है इनएक्टिव होता है। तो इस तरह जो है इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोज और प्रेनिन। अगला प्रश्न है, जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस स्त्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका द्वारा होता है, तो ये जठर ग्रंथि का जो है बेसल कोशिका द्वारा होता है। और ये गोवल्टेक कोशिका द्वारा जो दोस्तों ये म्यूकस बनाता है। और ये ओगेंजेंटिक कोशिका जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। और ये पेप्टिक कोशिका जो है ये एंजाइम बनाता है। और ये बाकी जो है ये बेसल्स कोशिका ये जो है ये एक्स्ट्रा बनाता है, एक सेल बनाता है जिसे हम जठर रस के श्लेष्मा म्यूकस का जठर स्त्राव म्यूकस का जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का स्त्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका द्वारा होता है, तो ये बेसल्स कोशिका द्वारा। अगला प्रश्न है, जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है, तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक का मुख्य कार्य है ये भोजन, ये निष्क्रिय एंजाइम की सक्रियता करता है। ये निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है और ये भोजन के साथ आने वाले कीटाणु को नष्ट करता है। उसके बाद जो है ये भोजन को मुलायम बनाता है। इनमें सभी जो है जठर रस के बारे में सही है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य जो होता है इनमें सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीलिएटिक एंजाइम है, तो ये प्रोटीलिएटिक एंजाइम जो है दोस्तों, प्रोटीलिएटिक एंजाइम ये पेप्सिन एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम है। अगला प्रश्न है, जठर रस में उपस्थित नाइज कारक के अवशोषण के लिए आवश्यक है, तो इसमें जो है विटामिन B12 जो है जठर रस के उपस्थित नाइज कारक के अवशोषण के लिए आवश्यक है। अमाशय भोजन का संग्रहण करता है, तो अमाशय 4 से 5 घंटे में जो है भोजन को पचा लेता है, संग्रहण करता है अमाशय। हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है, तो ये मुख गुहा से दोस्तों हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पाचन हमारे मुख से होता है, तो हमारे मुख से कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन जो है हमारे मुख से होता है। प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय में होता है। वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो इसका पाचन जो है अमाशय स्टोमैक में होता है।
अमाशय के अंततः पाचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम काइम कहते हैं दोस्तों, काइम। अमाशय का अंशित पाचित खाना जो कि छोटी आंत में प्रवेश करते हैं उसे हम काइम कहते हैं। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई जो है 6 मीटर होती है। पूरे आहार नाल की लंबाई है जो दोस्तों 9 मीटर होती है, जिसमें जो छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है, 6 मीटर। तो प्रश्न, छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन है? तो छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग जो है ये डुडेनम जो है, छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग है डुडेनम। छोटी आंत का जो दोस्तों 3 भाग होता है, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। ये सिकम जो है दोस्तों ये बड़ी आंत का भाग है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में डेडुनम की आकृति अंग्रेजी में किस अक्षर जैसी होती है? तो मानव शरीर में ये डेडुनम की जो आकृति है दोस्तों ये सी आकार की होती है। डेडुनम की आकृति सी आकार की होती है डेडुनम की। मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाचन जो है ये छोटी आंत में जो है खाना का स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन में जो है सबसे ज़्यादा पाचन होता है खाना का, छोटी आंत में। उसमें भी डुडेनम में जो है सबसे ज़्यादा पाचन होता है। छोटी आंत के डुडेनम भाग में जो है सबसे ज़्यादा पाचन होते हैं। और डुडेनम की लंबाई जो दोस्तों ये याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होती है। मानव शरीर का सबसे लंबा भाग क्या है? तो मानव शरीर का सबसे लंबा भाग जो है ये छोटी आंत होती है। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया समाप्त होती है। तो मानव शरीर में जो है छोटी आंत में जो है दोस्तों पाचन की प्रक्रिया समाप्त होता है छोटी आंत में। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग ये इलियम जो है, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है इलियम। अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों एक मिनट। इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर उंगलियां के समान रचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम बिलाई कहते हैं। इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर उंगलियां के समान रचनाएं पाई जाती हैं उसे हम बिलाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, छोटी आंत में उपस्थित बिलाई का मुख्य कार्य क्या है? तो छोटी आंत में उपस्थित बिलाई का मुख्य कार्य है अवशोषक सतह को बढ़ाना। छोटी आंत की एंजाइम की सक्रियता के लिए डैश आवश्यक होती है। तो ये क्षारीय माध्यम के लिए जो है छोटी आंत की एंजाइम छोटी आंत की जो सक्रियता के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, बड़ी आंत का जो है सिक्कम भाग जो है, सिक्कम भाग, बड़ी आंत का जो ये सिक्कम भाग है यहाँ पे होगा दोस्तों इलियम सिक्कम। बड़ी आंत का जो ये सिक्कम भाग है ये छोटी आंत के इलियम से जो है जुड़ा होता है। तो सिक्कम से जो है जुड़ा होता है बड़ी आंत का जो है सिक्कम भाग जो है छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे थोड़ा भी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।